आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी क्या अब मेडिकल जरूरत से ज्यादा मुनाफे का खेल बन गई है? नायडू का दावा है कि कम से कम उनके राज्य में 56% से ज्यादा बच्चों का जन्म सी सेक्शन से हो रहा है और इसके पीछे निजी अस्पतालों के लालची डॉक्टर्स हैं। ओआरएफ के आंकड़े भी कुछ इसी तरह के चौंकाने वाले सामने आए हैं। 2019 से 2021 के बीच के सरकारी अस्पतालों में जहां सिर्फ 14% डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह आंकड़ा 47% तक पहुंच गया। तो क्या वाकई में सिजेरियन डिलीवरी मेडिकल जरूरत है या अस्पताल अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए यह खेल खेल रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। देश में बच्चों का जन्म अब सिर्फ खुशी का मौका नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल भी बन गया है। सवाल ये कि क्या डॉक्टरों की लालच से मां और बच्चे की सेहत पर खतरा बढ़ रहा है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में जो कहा, उसने इस बहस को और तेज कर दिया। नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। आंकड़ा चौंकाने वाला है। राज्य में होने वाले कुल प्रसवों में से 56.62% सी सेक्शन के जरिए होते हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 90% ऑपरेशन निजी अस्पतालों में किए जाते हैं। नायडू ने इसे खतरनाक ट्रेंड बताया। उनका आरोप है कि कई डॉक्टर्स पैसों की लालच में सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जरा देश की तस्वीर देखिए। ओआरएफ यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक साल 2019 से 2021 के बीच सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 14.3% मामलों में सी सेक्शन हुआ, लेकिन निजी अस्पतालों में यह आंकड़ा 47.4% था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 भी यही कहता है। ज्यादातर राज्यों में निजी अस्पताल अब आधे से ज्यादा डिलीवरी ऑपरेशन से कर रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये दर 10 से 15% के बीच है। दुनिया भर में भी सिजेरियन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब हर 5 में से एक डिलीवरी यानी 21% से ज्यादा सी सेक्शन होती है और आने वाले दशक में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। अनुमान है कि 2030 तक करीब 1/3 यानी 29% डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। समस्या सिर्फ यही नहीं रुकती। सी सेक्शन के बाद अगली बार नॉर्मल डिलीवरी को लेकर गलत जानकारी भी बार बार सर्जरी को बढ़ावा देती है। भारतीय परिवारों में ये धारणा गहरी है कि एक बार ऑपरेशन हुआ तो हर बार ऑपरेशन से ही होगा। कई डॉक्टर भी यही राय देते हैं। और अब बात पैसों की। NFHS के आंकड़े बताते हैं कि निजी अस्पताल में सी सेक्शन का औसत खर्च करीब 45,000 रुपए है, जबकि सरकारी अस्पताल में ये खर्च सिर्फ 9,000 रुपए के आसपास आता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो खर्च और भी कम है। सरकारी अस्पताल में औसतन 3,000 रुपए और निजी में करीब 10,000 रुपए है। यानी मामला सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि मोटी कमाई का भी है। डॉक्टर और अस्पताल चाहे जानबूझकर या अनजाने में समय बचाने और ज्यादा कमाई के लिए मरीजों को सर्जरी की ओर ढकेल रहे हैं। सी सेक्शन जान बचाने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां सिर्फ पैसों के लिए ऑपरेशन कराना ये चिंता की बात है। तो सवाल यह है कि क्या डिलीवरी का तरीका डॉक्टर तय करेंगे या मां की सेहत, और क्या इस ट्रेंड को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? जवाब आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर का, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनीता मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और आप जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा रंजन, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट, Cloud9 हॉस्पिटल से संबंध है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषा मैम आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनीता मैम आपसे ही हम कर रहे हैं, और थोड़ा मैम बताइए कि ये आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने जो ये आरोप लगाया है कि कम से कम आंध्र प्रदेश में सी सेक्शन की दर जो है वो लगभग 57% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। विधानसभा में ये कहा है, उनका स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखते हैं तो सी सेक्शन दर 21.5 है, लेकिन अगर आप WHO के आदर्श आंकड़ों को देखें तो ये 10 से 15% होनी चाहिए। यानी भारत में
लगभग लगभग दोगुनी ये दर है। तो मैम क्या वाकई में भारत में केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि सिजेरियन डिलीवरीज को प्रेफर किया जा रहा है, या आपको लगता है कि इसमें हॉस्पिटल्स वाकई में मुनाफे के लिए ये सब कर रहे हैं? नमस्कार। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी या ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है कि कोई पॉलिटिशियन जस्ट अपने सिजेरियन सेक्शन रेट हाई है। इट्स नॉट ओनली इन तमिलनाडु बट आंध्र प्रदेश के लीडर ने जुलाई महीने में, आप लोग, मुझे नहीं मालूम कौन से न्यूज चैनल ने कवर किया था, बट उन्होंने बोला था कि 42% सिजेरियन इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इट इज देयर। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, वेदर प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ऑलवेज वांट टू डू द सेफ डिलीवरी। हम बेबी को स्प्रेडशीट पे नहीं डिलीवर करते, पेपर पे नहीं डिलीवर करते हैं। हम हमेशा मदर और बेबी की सेफ्टी देखते हैं। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलते हो तो वो भी कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि यह आइडियल रेट है या एबनॉर्मल रेट है या हाई है लो है। उनका एक ही हमेशा कहना है, बिकॉज WHO को वर्ल्ड वाइड सब ऑर्गेनाइजेशन, सब डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। तो देर इज नो टारगेट रेट फॉर एनी कंट्री वन शुड बी चेसिंग। उनका एक ही कहना है कि हर डिसीजन, जो मैं 100% बिलीव करती हूँ कि हर ऑब्स्टेट्रिशियन, हर डिसीजन अपने जो सामने है वुमन, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो लेबर में है, उसके क्लिनिकल नीड देख के करती है। आपको बहुत आनंद होगा ये देख के या सुन के कि रॉबसन क्राइटेरिया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो करने को बोलती है और हमारे इंडिया में भी बोला जाता है कि रॉबसन क्राइटेरिया फॉलो करो। तो ये डॉक्टर रॉबसन को मैंने मेरे गांव में बहुत बड़ी प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस है नवंबर में इनवाइट किया है, और ये अभी तक 10 साल में 7-8 बार आ चुके हैं। उनका एक ही लाने का हमारा उद्देश्य है कि हर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठे डिस्कस करें हमारे इंडिया के, हमारे इंडिकेशन, और आप जो सजेस्ट करते हो इंडिकेशन, ये कौन से पद्धति से हम रीड करें। और आप देखते हो तो उन्होंने भी बोला है कि रॉबसन 5 नंबर ग्रुप। नाउ व्हाट इज 5 नंबर ग्रुप? इज प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। सो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की वजह से होता है। मुझे तो लगता है कि हर औरत का नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन के रेट्स, नॉर्मल डिलीवरी के भी बढ़ा दो, सिजेरियन के साथ लेके आओ, सो कोई भी डॉक्टर को कभी ब्लेम नहीं किया जाएगा। मैम बट बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ चुकी हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज मैं 10 मिनट में दूसरे चैनल पे ज्वाइन हो रही हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ फेडरेशन। आई थिंक दैट्स व्हाई मैम वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन माय शो मैम। बट आपने यहाँ पे ये बात रखी है। मुझे क्विकली मेरे क्रॉस क्वेश्चंस हैं मैम, प्लीज आंसर देम आल्सो मैम। नो, पहला मुझे एक बताओ। यस मैम, आपने कहा कि WHO की कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। मैम प्लीज लिसन टू मी मैम, प्लीज लिसन टू मी मैम। वेरी सेंसिटिव टॉपिक मैम, बहुत सारे सवाल है हमारे पास, प्लीज आंसर देम मैम। यस मैम। सो आपने कहा WHO की रिकमेंडेशंस नहीं है, ओके दैट्स फाइन मैम। यस यू आर राइट। WHO के जो स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया, डज WHO रिकमेंड अ स्पेसिफिक सिजेरियन सेक्शन रेट इन एट कंट्री लेवल? Answer is no. But despite that, there are number of reports which suggests कि बहुत सारे देश में कम से कम 7%, तमिलनाडु में 6%, कर्नाटक में 5 से ज्यादा प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में प्रिवेंटेबल सी सेक्शंस हुए हैं। अब प्रिवेंटेबल सी सेक्शंस की अगर रेट मैम 7-8% जा रहा है तो मैम ये क्या एक अलार्मिंग बात नहीं है? ओके, अभी आपका हुआ, मैं बात करूं? जी मैम। पहली बात है कि ये सिजेरियन सेक्शन अनइंडिकेटेड थे या इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये सिर्फ वो डॉक्टर जो वो पेशेंट को डिलीवर कर रहा है
वो ही कमेंट कर सकता है। बाद में पेपर देख के कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। उस टाइम मदर एंड बेबी का जो पोजीशनिंग होता है वो पोजीशनिंग आप पेपर पे नहीं लिख सकते हो। सेकंड थिंग इज, आप सिजेरियन का डिलीवरी का रेट, आई नो कि चिंताजनक है, 10-15 साल के पहले इतना नहीं होता होगा, बट मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने ये स्टडी किया है नॉर्मल डिलीवरीज के बाद जो हेवी ब्लीडिंग होता है उसका आपके पास रेट है कि कितना डिलीवरी हो रहा है? आपका डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज की वजह से नियोनेटल एडमिशंस कितने हो रहे हैं? इंट्रापार्टम यानी डिलीवरी के टाइम बेबी का रेट डेथ का कितना है? मॉर्बिडिटी का रेट कितना है? तीसरी बात, आपने कभी डिस्कस नहीं किया है कि पेशेंट का नीचे का जो भाग अवयव रहता है, पेरिनियल टियर बोलते हैं, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में रेक्टल स्फिंक्टर जो रहता है वो स्टूल का कंट्रोल चला जाता है। वो इंसिडेंस इंडिया में और बाहर आपने चेक किया है? कभी कंपैरिजन किया है? यूके के स्टैंडर्ड से हमारा थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर बहुत कम है। 60 to 70 ईयर्स में जो नीचे का भाग लूज होके बाहर आता है जिसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं, उसका इंसिडेंस सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी आपने कभी स्टैटिस्टिक्स निकाला है, किया है? एक स्टैटिस्टिक्स मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, जस्ट वन क्वेश्चन मैम, जस्ट वन क्वेश्चन। आपने कहा उसी WHO की रिकमेंडेशंस में मैम, आपने जो कहा कि बिल्कुल सही बात है, WHO खुद कहता है कि 10% से ज्यादा सी सेक्शन होने पर मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी आती है अगर 10% तक हो रहा है। बट WHO खुद ये कहता है कि 10% से ज्यादा अगर सी सेक्शंस हो रहे हैं तो फिर कोई रिलेशन नहीं पाया गया है कि इससे मातृ और नवजात मृत्यु दर में कोई अतिरिक्त कमी देखी गई है। कहने का मतलब कि 10% तक ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर 20 से 25% हो रही है मैम, तो ये तो WHO की उसी रिकमेंडेशंस के खिलाफ जाती है ना। 10% तक ठीक है, बट वाई भारत में क्यों 20 से 25% जा रही है मैम? आप सब डाटा निकाल के बैठे हो। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। जुलाई में एपी में आपके पॉलिटिशियन ने किया था कि सेकेंडरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 45% सिजेरियन है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा दिया जाता है डॉक्टर्स को? नो। तो फिर क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने पेशेंट के सेफ्टी के लिए शायद रेफरल सिस्टम बहुत अच्छी होगी वहां के एरिया में, और मैक्सिमम पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिफर किए होंगे। सो क्या जरूरत है ना कि ये पॉलिटिशियन ने या कोई भी स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑडिट रिपोर्ट करनी चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए कि रॉबसन क्राइटेरिया की ऑडिट रिपोर्ट करो। और ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे की जाएगी? पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें रॉबसन क्राइटेरिया कैसे इंप्लीमेंट होंगे ये देखना चाहिए। ऑलराइट मैम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं। आपने कहा कि इसका ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आखिरी मैम, क्योंकि आपको जाना है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या आपको लगता है हर कारण में सिजेरियन डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है कि सिजेरियन या सर्जरी तब की जानी चाहिए जबकि मेडिकली फीटल डिस्ट्रेस है, हाइपोक्सिया है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बच्चा उल्टा जो हो जाता है, या प्लेसमेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, या लेबर डायस्टॉटिका है, यही है, या आप कह रही हैं कि हर केस में सिजेरियन हो जाना चाहिए मैम? देखो, आपने जो इंडिकेशन बताए हैं ना, ये सब सिर्फ बेबी के इंडिकेशन बताए हैं। अगर मदर को कोई भी सीरियस बीमारी हो, मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, वो कोई ड्रग्स पे हो, उसका बीपी बहुत शूट अप हुआ होगा, तो देयर कैन बी कभी कभी मैटरनल साइज पेल्विस का कम हुआ होगा। सो इंडिकेशंस बहुत है। मैं और भी सुझाव देती हूँ कि जब इलेक्टिव सिजेरियन होता है ना, तो आप 2 ऑब्स्टेट्रिशियंस का ओपिनियन लेने का मैंडेटरी करो। कोई जो सिस्टम इंडिया में है, डॉक्टर को पैसे के लिए ब्लेम करना मुझे बहुत बुरा लगता है। आप देखो, मेरे मैम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, इस बात पे आप बुरा मैम कतई ना माने, क्योंकि हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से इन सवालों का उठना बड़ा लाजमी भी लगता है।
हमारे ही देश में असम में डॉक्टर ने 10 घंटे में 21 असम में मैम डॉक्टर ने 10 घंटे में 21 इमरजेंसी सी सेक्शन किए मैम। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी सी सेक्शंस के लिए तेलंगाना में जो आवाज उठ रही है वो मैम हवा में नहीं उठ रही है। दिल्ली में ही आपको सीताराम भारतीय अस्पताल में 78% सी सेक्शन के केसेस आए थे मैम। इनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैम आपको बुरा लग रहा है, बात सही है, बट ऐसे केसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं, ऐसे केसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अस्पतालों में अपने मुनाफे के लिए सिजेरियन के पर बाध्य किया जाता है पेरेंट्स को। मैं एक पूछूं आपको जी, आप ये जो न्यूज़पेपर का पूरा प्रिपरेशन करके स्टैटिस्टिक्स आए, मैं एक पूछती हूँ, आपने गवर्नमेंट को कभी पूछा है कि ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं बोला रहे हैं? रॉबसन्स क्राइटेरिया जो WHO वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनको बार बार इन्विटेशन क्यों नहीं दिया जाता है? सिर्फ हम डॉक्टर्स मैम आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी जिम्मेदार संस्था है, वी लुक अप टू यू मैम, we look up to your organization as a journalist। हम अपना काम कर रहे हैं मैम, लेकिन आप अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर एक गवर्नमेंट को दीजिए मैम, हम चलाएंगे खबर, हम चलाएंगे मैम, बिल्कुल चलाएंगे, 100% चलाएंगे। सी मिस्टर दीपक, वेरी मच। पेन कहाँ होता है? जब आप डॉक्टर्स को ग्रीडी, आप डॉक्टर्स को, आपका एक ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी भी बीबी डिलीवर हुई होगी, आपको भी बहुत रिस्पेक्टफुल। सॉरी, ये टैग हमारा नहीं दिया है मैम, ये टैग विधानसभा में खड़े होके इस देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री दे रहा है। ये दीपक डोभाल ये किसी जर्नलिस्ट का टैग नहीं है मैम। एक देश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे लोगों को, जिसने उसको वोट दिया है, वो सरकार चला रहा है, और अगर उसने वो टैग इस्तेमाल किया है तो फिर उसका काउंटर भी मैम आप जैसी संस्थाओं से आना चाहिए विद फैक्ट्स। हम तो एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं मैम। थैंक यू मिस्टर दीपक कि आपने ये रेज किया, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, मे बी तमिलनाडु स्टेट से चालू करे, बट हर स्टेट में ऑडिट रिपोर्ट करना चालू करे। डॉक्टर्स ने जो भी सीजरिंग किया, जैसे अपने यूट्रस जो निकालते हैं बिलो 40 एज ग्रुप, ऑडिटिंग होता है अभी जो महाराष्ट्र में डेफिनेटली ऑडिटिंग होता है, ऑल ओवर इंडिया ऑडिटिंग होता है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकारी यंत्रणा अच्छी हो, पेरिफेरल सेंटर्स बड़े, जहां रेफरेंस दे सकते हैं, वहां आप अगर नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं, आज वहां क्यों नहीं जाना चाहते? बिकॉज फैसिलिटीज नहीं होते हैं। लेट्स इंप्रूव अवर हेल्थ क्वालिटी। बट मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, वो पॉलिटिशियन ने भी अगर ऐसा बोला तो मेरी सबको एक ही विनंती है कि ऑब्स्टेट्रिशियंस ना रात को 2 बजे भी और 3 बजे भी पूरा डिलीवरी के लिए, पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं। नो अदर प्रोफेशन डिमांड्स दिस, नो अदर कॉर्पोरेट्स डिमांड्स। वी सैल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डॉक्टर्स मैम, जो अब दिन रात अपना काम कर रहे हैं, बट इस सिस्टम में भी कुछ ऐसे सवाल है मैम जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ उन सवालों के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैम थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। मुझे डॉक्टर गर्ग के पास भी जाना है, डॉक्टर मनीषा के पास भी जाना है। मैम एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई में पड़ताल करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं अपने आज के दोनों मेहमानों के पास जा रहा हूँ माफ़ी के साथ कि फर्स्ट राउंड में मैं उनसे सवाल नहीं ले पाया। डॉक्टर मनीषा रंजन हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुरीला गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनीषा, एक बार फिर से स्वागत है मैम आपका। मैम थोड़ा सा ये समझाएं कि क्या वाकई में सिजेरियन या सर्जरी ये एक जो आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सामान्य आपको लगता है मैम? क्या वाकई में ज़रूरत है या आपको लगता है कि इसका ऑडिट होना चाहिए? गुड इवनिंग दीपक जी, मैं आपको इस के फोरम के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये जो डेटा है ये सचमुच थोड़ा परेशान करने वाला है। अब हम इस पे बेहतर क्या क्या कर सकते हैं, हम इस पे बात करनी चाहिए। मातृत्व की तैयारी हमें पहले से करनी है, हमें एक अवेयरनेस फैलाना है। प्रेगनेंसी के पहले ही हमें अपने मातृत्व की तैयारी करनी है, जिसमें हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बेहतर ध्यान रखें। हमारी वेट का ध्यान रखना है, हमारे खान पान का ध्यान रखना है, हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए जब हम अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो शायद उसका
अंत भी बहुत अच्छा होगा। इस 9 मंथ की जर्नी में मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो पूरी 9 मंथ की जर्नी को स्मूथ बनाए रखने के लिए बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं। बहुत सारे ऐसे योगा सेशन हैं, लामाज क्लासेज हैं, बहुत सारी काउंसलिंग सेशन हैं। एनेस्थीसिया टीम की तरफ से एपिड्यूरल एनास्थीसिया के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, उन मदर्स को जानकारी दी जाती है, उन कपल्स को, उन फैमिली को अवेयर कराया जाता है कि ये नॉर्मल प्रसव एक जटिल प्रक्रिया है और इसको कैसे सिंपलेस्ट वे में हम मेंटली और फिजिकली अपने आप की तैयारी करते हैं तो ये कितना स्मूथ हो सकता है। तो हमें इस बात पे ज़रा गौर करना चाहिए। दूसरा, जो हमारी मेडिकल फर्टर्निटी है उनको हमें थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। जो लेबर रूम के स्टाफ हैं हम उनको और स्किल करें, उनकी वर्कशॉप, उनकी स्किल्ड प्रोग्राम को हम और बेहतर वे में टाइम टू टाइम चलाते रहें, उनको और बेहतर हम उस प्रोग्राम से अवेयर कराते रहें, उनकी ट्यूनिंग जो उनकी स्किल है उसको और फाइन ट्यून्ड करते रहें। तो जो हमारे इस प्रसव प्रक्रिया में जो हमारी सपोर्ट सिस्टम होती है वो यदि स्किल्ड हो जाएगी, वो हमारे रेजिडेंट स्किल्ड हो जाएगी, वो हमारी नर्सिंग टीम स्किल्ड हो जाएगी। ये पूरा आपने जो बताया ना कि एक मातृत्व या गर्भधारण के लिए जो पूरी तैयारी होनी चाहिए, वो चाहे परिवार है, वो चाहे खुद माँ है, उसका परिवार है, और उधर जो डॉक्टर्स और उनका परिवार यानी कि उनकी टीम है, तो हर तरफ से तैयारी होनी चाहिए, एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए। और गुंजाइश है तो क्यों नहीं चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, आप पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में बहुत बड़ा नाम है मैम, अपने ऑब्जर्वेशन से बताइए मैम। ऐसा लगता है कि हम जब कहते हैं कि बहुत सारा सिजेरियंस होते हैं तो डॉक्टर्स बड़े नाराज़ हो जाते हैं, जैसे मैम भी अभी होके गई हैं, बट दिस इज ऑब्जर्वेशन, ग्राउंड रियलिटी। हमको लगता है लोग अक्सर शिकायत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं जल्दी से क्विकली शुरू कर रही हूँ क्योंकि कुछ हमें चेंजिंग सिनेरियो की तरफ भी ध्यान देना होगा। एक कॉमन सेइंग है कि सिजेरियन टू बी प्रोवाइडेड टू दोज हु आर इन नीड रादर देन स्ट्राइविंग टू मीट मोर टारगेट्स एट द हॉस्पिटल्स, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें हॉस्पिटल्स के टारगेट्स को ना देखते हुए, मतलब जैसे कि पहले भी हमने सुनीता जी को भी सुना कि इट्स नॉट ऑलवेज द ऑब्स्टेट्रिशियन, इट इज ऑल्सो द प्रेशर on her, that is important, but then we have to also look at the आज का सिनेरियो क्या कहता है। आज का सिनेरियो ये कहता है कि पहले जो मेरे टाइम में, मैंने 79 में हाउस जॉब किया ऑब्स्टेट्रिक में, तब बहुत ज्यादा फोर्सेप्स और वैक्यूम होते थे और उसके बेबी पे बहुत ज्यादा प्रभाव होते थे, और जिसको आजकल हम स्किल डिलीवरी के नाम पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। और जैसे कि पहले भी चर्चा हुई कि एंटीनेटल पीरियड में और बिफोर एंटीनेटल पीरियड ऑल्सो, प्री प्रेगनेंसी में भी हमें बहुत सारी अवगत कराने के लिए लोगों को प्रोग्राम करने पड़ेंगे। बट आपने ये देखना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चेंज हुई है। और 2013 के अगर मैं आंकड़े बताऊं तो उस समय भी लगभग 13% सिजेरियन था, जबकि हमारे पास में इतना बड़ा बूम प्राइवेट सेक्टर का नहीं था। बिकॉज अब हम देखते हैं कि 70% हमारी कंसल्टेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, परंतु टेक्नोलॉजी का हमें बहुत अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। एंड नॉर्मली ये भी देखा गया कि जब हम राइट टाइम पे एक्ट करते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट, पार्टोग्राफ एंड ऑल दैट, तो बेबी के सर्वाइवल रेट्स भी ज्यादा देखेंगे। अनदर थिंग इज दैट हमें लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना होगा, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गिविंग विलिंगनेस फॉर सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम आंकड़ों को सामने लाएंगे तो साथ साथ लोगों का माइंडसेट भी बहुत चेंज करना जरूरी है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है, बेसिकली हम जब हॉस्पिटल्स में हैं तो प्राइमरली इट क्रिएट्स ए डिजायर ऑल्सो कि हम क्यों ना, जब हमारे पास में सुविधा है तो हम क्यों ना कर सकें। अनदर थिंग इज दैट कि हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि आज हमारा देश जिस कगार पे खड़ा है, हमारे बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, जिसपे कि जैसे कि हम कहें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, या बेसिकली द अनदर वन इज लो लाइंग प्लेजेंटा एंड ऑल, व्हिच आल्सो वो मोटिवेट करता है डॉक्टर्स को इस एक्शन लेने के लिए, क्योंकि बेबी भी now they will be born with more birth weight or in utero birth weight. So इस तरह से हम डॉक्टर will want कि उसका बच्चा because of process of delivery
वो खत्म हो जाए। सो Absolutely. दैट इज अनदर थिंग। ये मैम बड़ा आपने बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट दिया और बहुत इंपॉर्टेंट का दिया। जाते जाते बहुत ही क्विकली मैम से मैं समझना चाहूँगा, डॉक्टर मनीषा रंजन, सी सेक्शन अगर ज़रूरत नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें हमें बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ों से प्रसूता जो है वो बच जाती है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है, असुविधा नहीं होती, रिकवरी टाइम लंबा नहीं है, एंडोमेट्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैम। तो आप क्या कहेंगी मैम कि कितनी कोशिश करनी चाहिए एक डॉक्टर को कि डिलीवरी सामान्य हो अगर सब चीज़ ठीक ठाक? नहीं, हम सबको मिलकर के, उस फैमिली को, उस मदर को और उस डॉक्टर को भी मिलकर के इसमें बिल्कुल अथक प्रयास करना चाहिए। एक नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, 12 से 18 घंटे हमें उसको कंडक्ट करने में लगते हैं। उसमें मॉनिटरिंग बहुत चाहिए, तो हमारे स्टाफ्स बड़े स्किल्ड होने चाहिए, हमारी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए और उस मदर को और उस फैमिली को भी हमें पूरा सपोर्टिव होना चाहिए, जिसकी मैंने बोली कि हमें तैयारी प्रेगनेंसी के पहले से ही करनी है ताकि वो फिट रहें उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। कुछ गाइडलाइंस हमारे हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और ऑडिट, अच्छे अस्पतालों में ऑडिट होती रहती है, हर महीने हमारी ऑडिट होती है कि इस सी सेक्शन का इंडिकेशन क्या था। तो जो वैलिड इंडिकेशन है हमें उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, जिसको हम समझ सकते हैं कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट डर के मारे अपनी चॉइस से सी सेक्शन कराना चाहते हैं, उनको हम थोड़ा डीमोटिवेट करें, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम को कुछ लोग मूड देखकर जो है वो भी कराते हैं। तो कुछ तो लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह की चीज़ें हैं और अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के डिलीवरी प्रोसेस को लेकर लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, हम तो यही चाहते हैं और उसके लिए जितना भी कुछ किया जा सकता है, ज़रूरत है तो सी सेक्शन होना चाहिए, ज़रूरत अगर नहीं है तो डॉक्टरों को कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली को उतना वो सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिसी लेवल पर क्या करना है मैम ने बहुत अच्छे से बताया, डॉक्टर गर्ग ने, लंबा अनुभव रखने वाली मैम है। तो कुल मिला के इस तरीके से हम शायद इस पूरे सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर मनीषा, थैंक यू सो मच मैम। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।